जगह है जहां पर भक्त भगवान, भक्ति और प्रेम का अनूठा प्रतीक है, अनूठा संगम है। सियासत के रामपथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है और आखिर मोदी के रामपथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। सियासत के रामपथ के इस एपिसोड में अयोध्या चित्रकूट से होते हुए हम आ पहुँचे हैं कर्नाटक की बेलगावी, जो है राम के वनवास की आखिरी वर्ष का वो पावन स्थान जिसका रामायण में उल्लेख है। कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां माता सबरी का अपने आराध्य श्री राम से मिलन हुआ। वो सबरी जिन्होंने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। दो 2024 के चुनाव में सत्ता के महासंग्राम में बेलगावी का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सियासत के रामपथ की ये यात्रा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है हमारी चुनावी खास पेशकश सियासत का रामपथ। रामपथ से विजय तक के सफर में आज हम आपको लेकर आए हैं कर्नाटक के बेलगांव। जी हां, वो खास जगह जिसका रामकथा में एक अभिन्न किरदार है, और इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहां पर भक्त भगवान, भक्ति और प्रेम का अनूठा प्रतीक है, अनूठा संगम है। हम आपको आज शबरी की कुटिया में लेकर चलेंगे, शबरी की झोपड़ी में, जहां उन्होंने सालों साल अपने प्रभु श्री राम का इंतजार किया, वर्षों तक निरंतर निष्ठा के साथ सुबह शाम इंतजार किया। और एक दिन प्रभु श्री राम वहां पहुंचे, इंतजार खत्म हुआ और प्रभु श्री राम ने उनकी कुटिया में, उनकी झोपड़ी में जाकर शबरी के झूठे बेर खा लिए, और बेर खाने के बाद पक्का कर दिया भावना और भक्ति के उस अनूठे रिश्ते को अमर कर दिया। शबरी का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी लाखों शबरियां हैं जो इंतजार कर रही हैं अपने उद्धार करने वालों का। इंतजार है कि कब कोई उद्धार करने आएगा। भगवान ना सही, लेकिन सरकारें तो वहां पहुंच ही रही हैं। और आज इस एपिसोड में हम बात इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। तो ही देड़ गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समूझी जीव भाए। ये कहानी माता सबरी और प्रभु श्री राम के मिलन की है। वो सबरी जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनन्य भक्त माना जाता है। माता सबरी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा में बिता दिया। जब जब राम का नाम लिया जाएगा, युगों युगों तक माता सबरी का जिक्र होगा। कर्नाटक के बेलगावी में स्थित है शबरी आश्रम। 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम पंचवटी से निकले तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से होते हुए कर्नाटक पहुँचे। यहाँ पर सबरी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि ने ही सबरी को राम की भक्ति का मार्ग बताया। बेलगावी में ही राम ने कबंध नाम के राक्षस का वध किया और शाप से मुक्त किया। कबंध ने ही प्रभु श्री राम को शबरी के बारे में बताया। इसके बाद सीता की खोज करते हुए भगवान राम शबरी के आश्रम पहुँचे। जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था, शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। शबरी ने पहली नजर में अपने भगवान को पहचान लिया। शबरी ने प्रभु श्री राम का आदर सत्कार किया और अपने हाथों से चख कर झूठे बेर राम को खिलाए। यहीं पर शबरी ने राम को सुग्रीव के बारे में बताया था। रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। आदिवासी समाज की माता शबरी को पूजा जाता है। आज अयोध्या के साथ साथ राम के इस पावन बेलगावी पथ का भी पौराणिक और सियासी महत्व दोनों है। प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन ही सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपनी सरकार में यही मंत्र दिया, अपने काम में यही संदेश दिया और गाहे बगाए अपने एक्शंस में भी यही बात कही, यही दर्शाया
देखिए, सियासत के रामपथ में हम जिस चाबी को, जो चुनाव के जीत की चाबी है 2024 की, जिसको ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अयोध्या से रामेश्वरम और लंका की जीत से जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने बड़े लक्ष्य का हथियार है। आज बेशक मैं बेलगांव में, कर्नाटक में खड़ी हूं, जहां पर शबरी आश्रम है, और जिस भीलनी शबरी के झूठे भेद खाकर प्रभु श्री राम ने भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी थी, और यही शबरी आश्रम से कनेक्टेड है पंचवटी का वो कुटिया जहां पर माता सीता का अपहरण हुआ था, और फिर वहीं से लंका के ऊपर विजय करने की बड़ी जंग शुरू। बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं है, बल्कि नीति और नीयत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। मोदी देश के हर हिंदू स्थल को जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के केंद्रों की तस्वीर को बड़ा कर रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है, जो 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। जैसे माता सबरी के आदिवासी और भील समाज के होने के बाद भी प्रभु श्री राम ने उन्हें गले लगाया, उनके हाथ के चखे झूठे बेर खाए। ठीक वैसे ही पीएम मोदी भी आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मोदी का सनातन ऐसा है कि उसमें दलित भी हैं और आदिवासी भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। बीजेपी अपने हिंदुत्ववाद का सनातन में विस्तार कर रही है। सनातन हिंदुत्व से आगे की चीज है। विपक्ष बीजेपी को हिंदुत्व पर घेर सकता है, लेकिन सनातन नहीं, क्योंकि सनातन सर्वजन की बात करता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में पीएम मोदी का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने पार्टी का एक मजबूत जनाधार बनाया है, जिस वर्ग को कभी सियासत में कमजोर माना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वर्ग को मजबूत करके सियासी बाजी पलट दी। ऐसा ही एक वर्ग आदिवासी समाज का है, जिसे पीएम मोदी तराश कर मजबूत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दशकों से उपेक्षित आदिवासी वर्ग की राजनीतिक पार्टियों ने अनदेखी की है, लेकिन बीजेपी ने इस वर्ग की महिलाओं को अधिक मौका देकर नया समीकरण गढ़ा है। आदिवासी बाहुल राज्य मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड, पीएम मोदी जब वहां जाते हैं तो आदिवासी महिलाओं से जरूर बातचीत करते हैं, साथ ही उनके लाइफस्टाइल, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होते हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, और जब मैडम प्रेसिडेंट मुर्मू ने देश की 15वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल संभाला, तो आदिवासी समाज को भी इसमें अपना सम्मान दिखाई दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी हर गरीब की कहानी है, सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति और वर्ग की कहानी है। किसने सोचा था कि जनजाति समाज में जन्म लेने वाली एक बेटी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े पद पर शपथ लेगी। आदिवासी समाज का सम्मान पीएम मोदी के लिए कोई नारा नहीं है, संकल्प है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आदिवासी जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर आसीन करवाकर मोदी सरकार ने आदिवासियों का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज देश के अलग अलग राज्यों में
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यवहार भी भूलना नहीं है। जिन्होंने दशकों तक देश में सरकार चलाई, उनका रवैया आदिवासी समाज के प्रति, गरीबों के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक रहा। जब तक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी, तो हमने कई दलों का रवैया देखा है। शबरी एक शख्सियत नहीं, एक प्रतीक है समाज में वंचित कतार में खड़ी उन आखिरी महिलाओं का, जिनके पास जीवन में केवल इंतजार ही बचा है। क्योंकि त्रेता युग में शबरी का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया, लेकिन लोकतंत्र में महिलाओं का उद्धार और इसकी जिम्मेदारी सरकारों के पास है। न जाने क्यों सरकारें इन शबरियों का पता नहीं ढूंढ पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका पता भी ढूंढा और इनके लिए नई योजनाएं लेकर आए। इनके दुख को समझा, इनको सशक्त बनाया और इनके ख्वाबों को पंख दिए। अब ऐसे में चाहे फिर वो दलित, आदिवासी, पिछड़ी और मजदूर जो महिलाएं हैं, जो मजबूर हैं, उनके लिए योजनाएं लाई। हालांकि राजनीति में हर बात सियासत से जुड़ी है, लेकिन इसी सियासत की बात में सवाल है कि क्या ये शबरी एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री को तिबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको वोट करेंगी? बड़ा सवाल है। इस बार फोकस पूरी तरह से आदिवासी मतदाताओं पर है। देश के आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी ने कमजोर जनजातीय समूह के लिए विकास मिशन की शुरुआत की। ये आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो 24,000 करोड़ की योजना है। जनजातीय समूह देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी देश के 220 जिले में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है। आदिवासी समाज के कल्याण की झलक इस साल आम बजट के दौरान भी मिली, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में जनजातीय मामलों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये पिछले साल घोषित राशि से लगभग 5 गुना अधिक थी। तमाम योजनाओं और घोषणाओं के साथ बजट का फोकस उत्तर पूर्व के राज्यों सहित सभी राज्यों की जनजातीय आबादी पर रहा। इसके अलावा कई राजनीतिक और सामाजिक कदम भी उठाए गए ताकि आदिवासी समाज को सशक्त किया जा सके। आज देश में लगभग 600 से अधिक आदिवासी जातियां हैं, लेकिन पहले की सरकारों में इन्हें वो पहचान नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्रांतिकारियों को सम्मान देते हुए उनके लिए स्मारक बनवाए और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। बीजेपी ने अपनी राजनीति में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। पिछले साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती, तो छत्तीसगढ़ में पहला निर्विवादित आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। एक ब्राह्मण और एक पिछड़ी जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछड़ी जाति से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा ही राजस्थान में भी देखने को मिला। दुनिया में दूसरी बड़ी जनजातीय आबादी भारत में रहती है। भारत की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 9% है। आदिवासी लंबे समय से अनदेखी का शिकार रहे हैं। हालात ऐसे थे कि आजादी के 52 साल बाद 1999 में जनजातीय मामलों का मंत्रालय गठित किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब (एसटी) के लिए रिजर्व्ड 47 सीटों में से 31 सीटें जीती थी। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में उस सफलता को दोहराना चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में रहती है। 3 राज्य एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% एसटीज रहते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे नेता जाति गणना और आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगड़ी जातियों में ये मैसेज बना कि कांग्रेस उनकी विरोधी है। पिछड़ी जातियों में भी कांग्रेस को लेकर भरोसा नहीं बना कि वो सचमुच उनकी हितैषी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी हार इसकी मिसाल है। हिंदुत्व के व्यापक संदेश और राष्ट्रवाद के बहुत बड़े संदेश के साथ साथ बीजेपी ने सत्ता में जातियों की भागीदारी का संतुलन भी बना रखा है। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि जिन लोगों का वोट लेना है उनको सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी और उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हित सुरक्षित है। 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचवटी के काला मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान जब किया तो वो पहला दिन था। पंचवटी का वो काला मंदिर केवल प्रभु श्री राम से जुड़ा एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि इस मंदिर से दलितों ने अपने लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी से पहले 1930 में बाबा राव अंबेडकर साहब ने दलितों के प्रवेश को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काला मंदिर पहुंचते हैं तब उन्होंने मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाई और सीधा सीधा हिंदुत्व के साथ साथ दलित समाज को एक बड़ा संदेश दे डाला। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की है, जब पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर परिसर की सफाई कर तीर्थ क्षेत्रों की सफाई के लिए लोगों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने ये आह्वान किया कि स्वच्छता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अयोध्या में रामलला के आगमन से पहले देश भर के मंदिरों व तीर्थ क्षेत्रों को स्वच्छ बनाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जात पात से ऊपर उठकर दलितों को बड़ा मैसेज दिया। आदिवासियों के जीवन पर जैसे प्रभु श्री राम के चरण पड़े और माता सबरी अपने राम के दर्शन कर धन्य हो गई। पीएम मोदी भी आदिवासियों का सम्मान हर मंच से करते रहे हैं। देखिए ये कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें हैं। जब पिछली साल 27 फरवरी को पीएम मोदी ने रोड शो किया तब बेलगावी की जनता ने पीएम मोदी का फूलों से भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। आज की लड़ाई हो या फिर उसके बाद भारत का नवनिर्माण, बेलगावी की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। माना जा रहा है कि राम लहर से बीजेपी यूपी की 80 सीटों को टारगेट कर चुकी है। बिहार में नीतीश के साथ फिर दोस्ती कर 40 सीटों को हासिल करने का प्लान कर लिया है। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर भी मोदी मजबूत नजर आ रहे हैं। उत्तर की 193 सीटों पर तो मोदी मजबूत नजर आते हैं, लेकिन बंगाल, साउथ और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अभी भी कमजोर नजर आती है। और अगर मोदी को हैट्रिक लगानी है तो मोदी को दक्षिण में भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। बीजेपी दक्षिण में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने को लेकर लगातार कई अहम फैसले लेते रही है। वहीं कांग्रेस भी दक्षिण में अपनी दावेदारी साबित करने में लगी है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। जाहिर है कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के लिए भी कर्नाटक प्रतिष्ठा का सवाल है। मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस मुख्य रूप से 5 गारंटी लागू करने की बात कर रही है। इसके अलावा पार्टी जनाधार बढ़ाने, खास तौर पर दलितों, वंचितों से संपर्क साधने के लिए खरगे फैक्टर को भुनाने का प्रयास करेगी।